है मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। लाइव कंपटीशन क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सबों का स्वागत है। आज से आप सबों के लिए एक फ्री बैच दिया जा रहा है जो पूर्णतः लाइव क्लास रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता है ना, वो आप बेहतर ढंग से पास कर सकते हैं। अंग्रेजी में किसी भी तरह का अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन आती है तो आप पलक झपकते उसे बना सकते हैं। आप लोगों को थियरी और प्लस ट्रिक दोनों दिया जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप अंग्रेजी से डरते हैं तो आज के बाद अंग्रेजी से डरना छोड़ दीजिए। ये मेरा वादा है और यही वादा मैं कर सकता हूँ कि आप बेहतर ढंग से किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगी उसका जो क्वेश्चन होगा ना, उसे बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम जीवन में सफलता हासिल कैसे करेंगे। क्या फॉर्म भर देने से हम परीक्षा पास कर जाएंगे? क्या पढ़ने से सिर्फ हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? अगर ऐसा सोच रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। जिंदगी में अगर सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले अपने अंदर की जो हौसला है ना, उसे बुलंद कीजिए, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही कंपटीशन है। अगर उस कंपटीशन में आपको सबसे आगे निकलना है तो सबसे पहले आपको अपना हौसला बुलंद करना होगा। अगर आपका हौसला बुलंद नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये जान लीजिए। आप हमेशा यही सपना देखते रह जाइएगा कि मुझे बीपीएससी निकालना है, मुझे कैट निकालना है, मुझे मैट निकालना है, मुझे बैंक पीओ निकालना है, मुझे बैंक क्लर्क निकालना है, मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है, मुझे एसएससी एलडीसी निकालना है। समझ में कि नहीं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। उस दिन को याद कीजिए जब आप पढ़ना शुरू किए थे, कंपटीशन का तैयारी शुरू किए थे। समझ गए कि नहीं? और क्या सपना देखे थे उस समय, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो वो मुझे याद है। और आप लोगों को लगता होगा कि सर को कैसे पता चल गया, सर को कैसे पता चल गया कि मैंने क्या सपना देखा था। आपने सोच लिया था कि मुझे जनरल कंपटीशन में जाना है और किसी भी हाल में सरकारी जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। लेकिन ये जुनून, ये जज्बा आपका कितने दिनों तक रहा था वो भी मैं बता दूंगा। बहुत से बहुत 2 से 4-5 महीना तक, उसके बाद फिर जस का तस हो गया था, ये जान लीजिए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप दुनिया का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर सकते हैं, कोई भी सरकारी जॉब आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा पता है? आपको अपना सोच बदलना होगा। अगर आप अपना सोच को बदल लेते हैं ना, दुनिया का कोई भी कंपटीशन भारी नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा, आप चुटकी में मसल सकते हैं, ये जान लीजिए। कहा जाता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारा तो खुद पर खुद बदल जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। समझ गए कि नहीं? जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था, उस लक्ष्य पर अडिग रहिए। और उस लक्ष्य को आप तभी हासिल कर पाइएगा जब आप उस लक्ष्य के पीछे पागल हो जाइएगा। समझ गए कि नहीं? किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पागल बनना पड़ता है। पागल का मतलब ये नहीं
कि हम अपना फ्यूज घुसका लेंगे, फेज उड़ा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, समझ गए। पागल का मतलब ये नहीं कि एगो फ्यूज को उड़ा देंगे, फेज घुसका लेंगे, ऐसा नहीं। पागल 5 प्रकार के होते हैं। पहला मैड। मैड का मतलब होता है वो पागल जिसका एक फ्यूज उड़ा रहता है। और दूसरा होता है मैडाबाउट। मैडाबाउट जो किसी चीज को पाने के लिए पागल होता है, वो आपको बनना पड़ेगा मैडाबाउट, कोई चीज पाने के लिए। और अब क्या चीज पाने के लिए पागल बनोगे? गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ये याद रखिएगा। और तीसरा जो पागल होता है ना, वो किसी चीज के खोज में पागल होता है, उसको कहते हैं क्रेजी, क्रेजी। और एक पागल होता है प्यार में पागल होता है, जैसे दिलवाले में अरुण सपना के प्यार में पागल हो गया था, दैट इज कॉल्ड लुनैटिक, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लुनैटिक। 4 तरह का पागल मैंने बताया। और एक 5वां पागल भी होता है जो किसी की याद में पागल होता है, तो उसको कहते हैं देवदास। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको मैडाबाउट बनना है, किसी चीज को पाने के लिए पागल बनना है। और अगर आप अपनी लक्ष्य को पाने के प्रति पूरा जी जान तन मन धन एक कर दिए हैं ना, और जिस दिन लोग कहने लगे ये लड़का ये लड़की पागल हो गया है, तो समझ लीजिएगा आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्या रे पगला गया है? कहना बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई के पीछे, किसी के पीछे नहीं, ये याद रखिएगा। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जब कोई तैयारी करता है ना किसी एग्जाम का, जॉब के लिए तैयारी करता है ना, तो वो किसी को समय नहीं देना, वो समय आप किसी को मत देना, ये याद रखना। जब तक पढ़ाई के पीरियड में हो, अपना समय किसी को कभी मत देना। अगर समय देना ही है तो समय शिक्षा को दो, समय किताबों पर दो, किताबों पर समय बिताओ, समय लाइब्रेरी में बिताओ। अगर आप शिक्षा पर समय दोगे ना, तो शिक्षा आपकी भविष्य को बदल देगी, ये याद रखिएगा, समझ गए। जिंदगी में जो लक्ष्य आपने ठाना था, उस लक्ष्य को कभी मत भूलिएगा। कहा जाता है मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को अगर है तुझ में दम तो जरा इसे मिटा के दिखा। समझ गए कि नहीं? तब हुआ तैयारी का मतलब। फिर से जान लीजिए, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो दुनिया को भुला जाओ, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई बड़ा लक्ष्य लेके चलोगे, बड़ा सपना देखोगे ना, तो लोग आपको बदनाम करेंगे, आपका पैर खींचेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे, उस दिन वही लोग आपका सलाम ठोकेंगे, आपका प्रशंसा करेंगे, ये याद रखिएगा। और जब तक तैयारी कर रहे हैं, तो कहा जाता है ना कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में पूरी कायनात, पूरी दुनिया उसके साथ होता है। तो ये समझ लीजिए, आज से अगर इस चैनल से जुड़ रहे हैं ना, आज से अगर इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आपको अकेला रहना होगा। और अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, तो समझ लो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ये याद रखिएगा। भूल जाओ माता पिता, पूरा परिवार को भूल जाओ, भूल जाओ दुनिया को कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अगर असफल रहोगे ना, तो वही जिसके लिए तुम मरते हो, जिसके साथ तुम जाते हो, जिसके साथ रहते हो ना, कोई आपको नहीं पूछेंगे। इसीलिए आज से अकेला हो जाओ। और इसीलिए हमेशा, अब ऐसा नहीं अकेला हो जाओ तो मतलब सबको वास्तव में भूल जाओ, नहीं। अगर कोई काम है उसे करना है, जहाँ रह रहे हैं उसे भी मदद करना है। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ याद नहीं रहता है, घूमोगे फिरोगे तो माइंड फ्रेश रहता है। लेकिन संघर्ष में इंसान अकेला होता है, वो याद रखिएगा। जब भी समय मिले तो सिर्फ पढ़ाई से ताल्लुकात रखिए, पढ़ाई से मतलब रखिए, बिना पढ़ाई के बिना किसी भी चीज़ से नहीं। समझ गए ना? तो आइए हम लोग देखते हैं कि जीवन में सफलता कैसे हासिल होती है। समझ गए? उसके बाद हम लोग सिलेबस पर आ जाएंगे। आज पहली क्लास है,
इसीलिए मोटिवेशनल क्लास होगी और उसके बाद सिलेबस बताएंगे, फिर हम लोग आगे तैयारी करेंगे। जिंदगी में अगर सफलता हासिल करनी है ना, तो मेरी ये बात याद रखिएगा। ये देखिए 4 Ds क्या है, ये 4 Ds, यही 4 Ds है ना जो आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन रेखा को बदल देगा, ये मेरा वादा है। अब ये मत कहिएगा आप लोग कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो ये गीत यहां लागू नहीं होता, ये गीत कहीं और लागू होता है, मैं आप पर छोड़ता हूं। ये 4 Ds जो है ना सफलता का मूल मंत्र है, ये 4 Ds जो है ना सफलता की चाबी है, और इसको अगर आप जिंदगी में उतार लिए तो समझ लो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं रहोगे, जिंदगी में कभी भी असफल नहीं रहोगे। ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए? जिंदगी में कभी असफल नहीं रहोगे, याद रखिएगा। अब देखिए सफलता पाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले आप लोग को ड्रीम देखना होगा। क्या ड्रीम? सपना। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, हमें जाना कहां है, हमें हासिल क्या करना है, हमें पाना क्या है, ये याद रखिएगा। समझ गए कि नहीं? हमेशा कि सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सपना देखिए, सपना किसी और को मत देखिए, सपना में कोई दूसरी नहीं आनी चाहिए, सपना में सिर्फ आपकी लक्ष्य आनी चाहिए, कोई और नहीं। अगर कोई और आ गई ना तो जिंदगी को बर्बाद कर देगी, ये मैं कहता हूं। समझ गए ना? इसलिए सपना में सिर्फ आपका जो लक्ष्य है वही आना चाहिए। समझ गए? दूसरा, सिर्फ सपना देख लेने से नहीं होगा, उसके लिए आप लोगों को डिटर्मिनेशन, क्या? डिटर्मिनेशन, इरादा, इरादा आपको मजबूत रखना होगा। इरादा सिर्फ सपना देख लेने से नहीं होगा, समझ गए कि नहीं? सिर्फ किसी से रिलेशन जोड़ लेने से नहीं होता है, उसको निभाना भी पड़ता है। उसी तरह सिर्फ सपना देख लेने से नहीं होगा, उसे हासिल करने के लिए इरादा भी मजबूत रखना पड़ता है। समझ गए ना? ये याद रखिएगा। जैसे आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें पटना जाना है, कोई भी आपको रोकेगा क्या आप रुक जाइएगा क्या? बिल्कुल नहीं। जब तक आप पटना नहीं जाइएगा आप छोड़िएगा नहीं। आपने ठान लिया कि मुझे परसों घर जाना है, गांव जाना है, कोई आपको नहीं रोक पाएगा और आप गांव जाइएगा। उसी प्रकार आप अगर लक्ष्य निर्धारित किए कि हमें ये पाना है, ये हासिल करना है, तो याद रखिएगा दोस्त, आप जब तक उसे हासिल नहीं कर लेंगे कहीं और नहीं जाएंगे। समझ गए ना? इसलिए सपना के बाद इरादा मजबूत रखना होगा। उसके बाद सिर्फ इरादा मजबूत रख लेने से नहीं होगा, इरादा को मजबूत कर लेने से आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करना होगा? तो तीसरा डी, डेडिकेशन, अपने आप को समर्पित कर देना होगा। क्या करना होगा? डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। अपने आप को समर्पण कर देना होगा उस लक्ष्य के प्रति, भूल जाना होगा दुनिया को और अपने सभी तान मान धन जो भी है सबको लगा देना है उस लक्ष्य को पाने के लिए। कथी को पाने के लिए? लक्ष्य को पाने के लिए। ये याद रखिएगा। समझ गए? अब देखिए तीनों पर मंथन कीजिए आप लोग और जरा सोचिए 1 मिनट जो क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि चौथा डी का मतलब क्या है। सिर्फ आपको सपना देख लेने से, इरादा मजबूत कर लेने से और अपने आप को समर्पित कर देने से सफलता नहीं मिलेगी। समझ गए ना? क्लियर? अब देखिए तो 3 गो डी मैंने बता दिया।
चौथा डी क्या है जरा सोचो। चौथा डी है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप अनुशासित नहीं है, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और न किसी से मदद ले सकते हैं और न किसी से किसी चीज का आशा कर सकते हैं। अनुशासन का भी जीवन में बड़ा महत्व है। समझ गए कि नहीं? ये याद रखिएगा। सभी जगह का अनुशासन अलग अलग होता है। इसलिए मेरे प्यारे, आप ये जान लो कि अगर जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो ये 4 डीज आज से फेयर करना शुरू कर दीजिए और फेयर के सबसे ऊपर में इसको अंकित कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसलिए लिख लीजिए कि ये आपको बार बार याद दिलाएंगे कि बाबू उठ जा। ये चारों आपको पालन करना है। समझ गए कि नहीं? ये चारों आपको पालन करना है अगर जिंदगी में सफलता हासिल करना है। एक चीज और मैं अलग से बताना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिएगा पढ़ने में बहुत भीड़ पड़ता है। अगर ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जाकर के उस लड़का और उस लड़की को देखो जो 8 घंटा धूप में घास काटते हैं, 8 घंटा धूप में मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और उनसे जाकर के पूछो जो समझ गए? उनसे जाके पूछो जो धूप में काम करते हैं। समझ गए कि नहीं? तब आपको पता चलेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सारी सुविधा मिलती होगी। समझ गए कि नहीं? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो दूसरा कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं आना चाहिए। आइए अब हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। समझ गए? लैंग्वेज। इंग्लिश का 2 भाग है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। क्या है वो? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। हम जितने भी कंपटीशन है ना, सबका सिलेबस मैं बता देता हूँ। अगर पूरा सिलेबस बता दूंगा तो कोई भी कंपटीशन होगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस में मैं सभी कंपटीशन को लेके चलूंगा, ये याद रखिएगा।
सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कल से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो हम लोग सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या क्या आता है, पहले ये जान लीजिए कि लैंग्वेज के कौन कौन पार्ट्स हैं। ग्रामर, दूसरा है राइटिंग स्किल्स, और तीसरा है रीडिंग स्किल्स, और चौथा है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये याद रखिएगा, ये 4 है। क्लियर? तो लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के देखिए कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कौन कौन? ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स। कंपटीशन में इन तीनों से क्वेश्चन आता है। अब ग्रामर में हम लोग जानेंगे जो क्या क्या पढ़ना है, लेकिन पहले हम लोग ये जान लेते हैं राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आएगा। इसमें आता है नोटिस, लॉस्ट एंड फाउंड आता है। ग्रामर हम लोग बाद में जानेंगे। उसके बाद लेटर्स एंड एप्लीकेशंस आता है। मेमोरेंडम आता है। मेमोरेंडम आता है। उसके बाद सीवी आता है, बायोडाटा आता है। क्लियर? उसके बाद इसमें एक्सपेंशन आता है। उसके बाद इसमें एस्से राइटिंग आता है। ये सब हो गया आपको राइटिंग स्किल्स में। तो कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, ये देखिए, एस्से पूछा जाता है, लेटर्स एंड एप्लीकेशन भी पूछा जाता है, एमटीएस सब में। समझ गए कि नहीं? ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे रीडिंग स्किल्स में क्या सब आता है। कंप्रीहेंशन आता है। क्या आता है? कंप्रीहेंशन। क्लोज टेस्ट आता है, और उसके बाद पड़ेसी पढ़ेंगे इसको, पड़ेसिस नहीं, एस साइलेंट है। क्या साइलेंट है? एस साइलेंट है। ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपको रीडिंग स्किल्स। ये तो लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट भी लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग ग्रामर के बारे में जानेंगे। कथी के बारे में? ग्रामर के बारे में। ग्रामर में क्या सब पढ़ना है? सबसे पहले तो ग्रामर का जो पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं, है ना? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। समझ गए? ये 5 गो भाग है इसका ग्रामर का। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये जान लीजिए। इसमें आपको साउंड पढ़ना है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। साउंड पढ़ना है,
टाइप्स ऑफ साउंड भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, लेटर्स पढ़ना है, अल्फ़ाबेट पढ़ना है, वॉवेल्स पढ़ना है, कॉन्सोनेंट्स पढ़ना है, सेमी वॉवेल्स पढ़ना है, एक्सेट्रा। ये सब हो गया आपको ऑर्थोग्राफी में। ये सब कहाँ पढ़ना है? ऑर्थोग्राफी में पढ़ना है। चलिए, इटिमोलॉजी में क्या सब पढ़ना है ये देख लीजिए। वर्ड पढ़ना है, यूसेस ऑफ वर्ड्स पढ़ना है, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ना है, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ना है। उसके बाद A to Z साइलेंट लेटर्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। आप लोग अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में बैठते होंगे तो स्पेलिंग टेस्ट रहबे करता है, एंटोनिम्स पूछबे करता है हर एग्जाम में, सिनोनिम्स पूछबे करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछबे करता है और होमोनिम्स सब भी पूछता है। समझ गए? ये याद रखिएगा। अब आइए हम लोग सिंटैक्स में देखते हैं कि सिंटैक्स में क्या सब पूछता है। सिंटैक्स में क्या सब पूछता है ये देखिए। इसमें आपको क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट्स आप लोग जानते ही होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। और इसी में क्लोजो टेस्ट पढ़ा देंगे आपको, क्लोज टेस्ट भी इसी में पढ़ा देंगे, ये जान लीजिए। उसके बाद आप अच्छी तरह से जानते हो इसके बाद हम लोग पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में क्या सब आएगा तो जानते ही है। यूसेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ साइंस, चिन्ह, विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? और बच गया प्रोसोडी, तो प्रोसोडी में पोएट्री सब के बारे में पढ़ते, तो वो सब कंपटीशन में नहीं पूछता है। कंपटीशन में जो पूछता है ना, क्या क्या पूछता है ये मैं घेरा लगा देता हूँ, ये सब पढ़ना जरूरी है, इस आगे काम देगा। घेरा लगले है। स्पेलिंग टेस्ट पूछेगा, यूसेस ऑफ वर्ड में से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ये जान लीजिए। यूसेस ऑफ वर्ड से भी क्वेश्चन रहेगा, स्पेलिंग टेस्ट रहेगा, उसके एंटोनिम्स रहेगा, सिनोनिम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेज रहेगा। इसी में इडियम्स भी रहता है, इसी में पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेज, ये सभी इसी के अंतर्गत आएगा। इटिमोलॉजी में इतना पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप कंपटीशन में बैठे होंगे तो जरूर आपको पता होगा जो ये कितने नंबर का पूछता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे। अब सिंटैक्स में तो बताइए दिए, क्लॉज, सेंटेंस, ये सब पढ़ना जरूरी है, तभी ये बनेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट्स अगर परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता होगा। क्लोज टेस्ट भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? पंक्चुएशन में हम लोग विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग पढ़ेंगे, ये सब भी पूछता है। बीएड के जो इंट्रेंस टेस्ट सब होता है, इंट्रेंस एग्जाम, टीचर वाला जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पंक्चुएशन का जो है सो मतलब प्रयोग पूछा गया था, ये याद रखिएगा। समझ गए? तो ये रहा आपको पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। और क्या सब पढ़ना है इसमें?
तो ग्रामर में और सब क्या सब पढ़ना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या सब पढ़ना है ये जान लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमें नाउन पढ़ना है। नाउन के अंतर्गत क्या सब पढ़ना है, तो नाउन के परिभाषा, नाउन का प्रकार, नाउन का क्लासिफिकेशंस, प्रकार प्रयोग सब पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें ये लिखिए देते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या, क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन, definition, examples, definition, examples and explanations, क्लियर, ये पढ़ना है। उसके बाद इसमें नंबर पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, केस पढ़ना है। इतना हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अंतर्गत पढ़ना है। नाउन के बाद क्या सब आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन में तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शन पढ़ना है। समझ गए? अब देखिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब जो है सो कुछ ग्रामेरियन क्या किया है, इसमें 9 को कर दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डिटरमाइनर्स को भी इसी में जोड़ दिया है। कथी को? डिटरमाइनर्स को। लेकिन इसको हम लोग साइड में रखते हैं। क्लियर? तो ये 8 भाग हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है, ये जान लीजिए। ये 8 भाग, एगो डिटरमाइनर्स भी आजकल ऐड कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, सेंटेंस फिलर्स, ये हम लोग वहाँ सेंटेंस अरेंजमेंट वाला में भी पढ़ेंगे, सिंटैक्स में पढ़ेंगे। क्लियर? सिंथेसिस पढ़ेंगे एटसेट्रा। तो ये रहा सिलेबस आज आप लोगों का। कल से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। समझ गए? आज हम लोगों ने पहले मोटिवेशन देखा, उसके बाद मैंने सिलेबस बताया आप लोगों को। अब हम लोग कल से टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, सिलेबस पूरा लिख लीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि अगर छूट गया ना तो बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं? याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।